गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम में। फ्रेंड, आज हम अपने डेली करंट अफेयर्स की क्लास में 4 दिसंबर से रिलेटेड जितने भी न्यूज़ हैं, जितने भी इवेंट्स हैं जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, हम उन्हें एक एक करके यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड, आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हमारा सबसे पहला प्रश्न है, भारत सरकार ने किसकी अध्यक्षता में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग मानदंड की समीक्षा के लिए पैनल गठित किया है? अजय भूषण पांडे, बिमल जालान, निर्मला सीतारमण या फिर माउंटेक सिंह आहूवालिया। तो फ्रेंड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, अजय भूषण पांडे की अध्यक्षता में भारत सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग मानदंड की समीक्षा के लिए एक पैनल गठित किया है। और ये पैनल जो था फ्रेंड, सुप्रीम कोर्ट ने चूंकि भारत सरकार से एक सवाल पूछा था, वो सवाल क्या था कि किस कारण से केंद्र सरकार कोटा पात्रता 8 लाख रुपए जो है वह तय कर रही है। ठीक है, यानी कि जितने भी जो अदर बैकवर्ड जो क्लास हैं उनके अंतर्गत आने वाले व्यक्ति के लिए जो उसकी आय सीमा जो 8 लाख प्रति वर्ष जो तय की गई है या कम होनी चाहिए, वो किस आधार पर की गई है, इस पर जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया था। जिसके बाद देखा जाए भारत सरकार ने अजय भूषण पांडे की अध्यक्षता में इस पैनल का गठन किया है। तो देख लीजिए, चूंकि भारत सरकार ने हाल ही में आर्थिक रूप से कमजोर यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की समीक्षा के लिए इस पैनल का गठन किया। और इस पैनल की जो अध्यक्षता कर रहे हैं वो कौन कर रहे हैं? पूर्व वित्त सचिव है जिनका नाम है अजय भूषण पांडे। ठीक है, पैनल देखिए किसकी समीक्षा करेगा। ये पैनल जो है वो सरकारी नौकरियों और शैक्षिक जो संस्थाएं हैं, शैक्षणिक संस्थाओं में जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए जो 10% के आरक्षण के मानदंड पर वो विचार करेगा। और साथ ही देखा गया जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की जो श्रेणियां हैं उनके निर्धारण करने के लिए मानदंडों की समीक्षा करेगा। तो देखा जाए ये जो पैनल है वो जितने भी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन हैं उन वीकर सेक्शन की जो श्रेणी का निर्धारण करने के लिए जो मानदंड तय किए गए हैं उन मानदंडों की जो है वो समीक्षा करेगा ये पैनल। ठीक है, हमने आपको बताया जैसा सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में सवाल उठाया था। जब हम सुप्रीम कोर्ट की फ्रेंड बात किए तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में भी थोड़ा बात कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट जिनके देखा जाए हम कॉन्स्टिट्यूशनल अगर प्रावधान देखते हैं तो भाग 5 में सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात किया गया है। अनुच्छेद देखते हैं तो 124 से लेकर के 147। वर्तमान में देखा जाए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं एनवी रमन्ना। ठीक है, एनवी रमन्ना जो है इस समय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं जो कि 48वें नंबर के हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। और इस समय सुप्रीम कोर्ट में जो कुल जजों की संख्या है फ्रेंड, मुख्य न्यायाधीश सहित वो है 34 जजों की, जिसमें देखा जाए एक आपके मुख्य न्यायाधीश है और अन्य देखा जाए अन्य न्यायाधीश 33 है। ठीक है, और जो मूल संविधान था, मूल संविधान में न्यायाधीशों की संख्या फ्रेंड 8 थी, जिसमें देखा जाए एक आपके मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे और 7 आपके अन्य न्यायाधीश हुआ करते। ठीक है, और इन न्यायाधीशों की संख्याओं का जो विनियमित करने का अधिकृत क्षेत्र है वो है संसद के पास। ध्यान रखिएगा, क्योंकि न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन इनकी संख्या का निर्धारण जो है वो कौन करता है? संसद करती है। चलिए, इस तरीके से आपका थोड़ा सुप्रीम कोर्ट भी रिविजन हो गया। अब हम नेक्स्ट प्रश्न में बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि 52वें यानी कि 92वें भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस राज्य को फिल्म शूटिंग के लिए सबसे अनुकूल राज्य के रूप में चुना गया है? महाराष्ट्र, यहाँ पे महाराष्ट्र होगा फ्रेंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम। तो फ्रेंड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, उत्तर प्रदेश को देखा जाए 92वें भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सबसे जो फिल्म शूटिंग के लिए सबसे अनुकूल राज्य के रूप में चुना गया। आइए इसके बारे में देख लेते हैं। तो गोवा में आयोजित किया गया था फ्रेंड 92वां जो था इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, जो कि 20 से लेकर के 28 नवंबर के बीच में इसका आयोजन किया गया है। और इस आयोजन के दौरान जो है उत्तर प्रदेश को फिल्म शूटिंग के लिए सबसे अनुकूल राज्य के रूप में चुना गया है। ठीक है, इस आयोजन में जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया हुआ था, इसमें जो ओपनिंग फिल्म थी वो थी द किंग ऑफ द वर्ल्ड। और ये जो किसके द्वारा निर्देशित की गई थी, वो निर्देशन किया गया था कार्लोस सारो के द्वारा। और समापन फिल्म जो थी इसके दौरान जो है फिल्म फेस्टिवल के दौरान वो थी जो कि अ हीरो। और ये हीरो किसके द्वारा लिखित की गई थी? ये की गई थी असगर फरहादी के द्वारा इसको लिखा गया था इस फिल्म को। इसका निर्देशन किया गया था, चूंकि इन्हीं के द्वारा निर्देशित भी की गई थी। और फ्रेंड, ये ध्यान रखिएगा हीरो जो है वो एक ईरानी फिल्म है। ठीक है, तो समापन आपको पता होना चाहिए कि ओपनिंग किस फिल्म से किया गया था और एंडिंग किस चीज़ से किया गया था, इस फिल्म फेस्टिवल का। ठीक है, इस फिल्म फेस्टिवल के दौरान जो इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर दिया गया है वो दिया गया है हेमा मालिनी, जो कि देखा जाए एक अभिनेत्री है और इसी के साथ साथ ये मथुरा से सांसद हैं फ्रेंड, उत्तर प्रदेश के
मथुरा से ये सांसद है, ये भी ध्यान रखिएगा। और दूसरा जो दिया गया था पर्सनालिटी ऑफ द ईयर दिया गया था, इंडियन फिल्म पर्सनालिटी, वो दिया गया था प्रसून जोशी। प्रसून जोशी जो कि एक गीतकार है और इसी के साथ साथ देखा जाए सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के ये क्या है, अध्यक्ष हैं, यानी कि केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के ये अध्यक्ष भी हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत को किस अवधि के लिए यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड के लिए फिर से चुना गया है, यानी कि ऑलरेडी था कार्यकारी बोर्ड में, लेकिन इसको पुनः किस अवधि के लिए यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड के लिए फिर से चुना गया है? 2021 से लेकर के 2024, 2022 से लेकर के 2024, 2021 से लेकर के 2025 या फिर 2022 से लेकर के 2025। तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, क्योंकि 4 साल का कार्यकाल होता है, जिन लोगों को ये पता होगा कि यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड के सदस्यों का 4 साल होता है, तो वो इसमें से एलिमिनेट कर देते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमें यहाँ पे 4 साल का गैप यही दिख रहा है। ठीक है, 2021 से 2025 के लिए भारत को यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड के लिए फिर से चुना गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं, चूंकि अवधि क्या है, भारत को जो चुना गया है एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ यूनेस्को का, फिर से ये चुना गया है 2021 से लेकर के 2025 के बीच में। और ये जो देखा जाए भारत को जो है कितने, भारत का जो 4 साल के कार्य के लिए जो चुना गया है वो निर्वाचित होने के लिए उसको 164 वोट मिले थे यूनेस्को के जितने भी सदस्य हैं। ठीक है, इसके अलावा भारत के अलावा अन्य 4 देशों को भी इस श्रेणी में रखा गया, जिसमें देखा जाए भारत के अलावा जापान है, फिलीपींस है, वियतनाम है, कुक आइलैंड है और चीन को भी ग्रुप 4 एशियाई और प्रशांत श्रेणी में चुना गया था। ठीक है, चूंकि जब हम बात यूनेस्को की कर रहे हैं, ठीक है, यूनेस्को यानी कि फ्रेंड इसका जो हम फुल फॉर्म देखते हैं वो क्या है? ठीक है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। और चूंकि इसके एग्जीक्यूटिव बोर्ड की बात हो रहा है, तो एग्जीक्यूटिव बोर्ड में 58 मेंबर्स होते हैं और इन 58 मेंबर्स जो होते हैं उनका जो कार्यकाल होता है वो होता है 4 साल। ठीक है, 4 साल के बाद इनको बदल दिया जाता है। यूनेस्को की स्थापना जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1945 में हुआ था, कहीं कहीं पे 46 भी लिखा, ध्यान रखिएगा। भारत इसके स्थापना के समय इसका सदस्य बना था और इसके जो सदस्य देश वर्तमान में देखा जाए तो 193 इसके सदस्य देश है और 11 जो है वो इसके सहयोगी सदस्य देश शामिल हैं। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर की बात करें यूनेस्को की तो ये पेरिस में है, जो कि फ्रांस की राजधानी है, ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अब हम अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है स्काईरूट एरोस्पेस ने किस नाम के भारत के पहले निजी तौर पर निर्मित क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन का परीक्षण किया है? तो बताइए, ये एक निजी यानी कि स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन है जो कि एक स्काईरूट एरोस्पेस के द्वारा इसका निर्माण किया गया है और इसका नाम क्या है? वायु 1, सुरक्षा 1, ध्वनि 1 या फिर धवन 1। तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, धवन 1 जो कि एक क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन है, जिसको किसके द्वारा, एक हैदराबाद का स्टार्टअप है जिसका नाम है स्काईरूट एरोस्पेस के, इसरो के जितने भी पहले के वैज्ञानिक रहे ना, पूर्व वैज्ञानिक, उन्हीं के द्वारा इस संगठन का यानी कि इस स्टार्टअप को बनाया गया है। ठीक है, आइए इसके बारे में देखते हैं। तो ये हैदराबाद का स्टार्टअप है, क्या नाम है? स्काईरूट एरोस्पेस। और इसीलिए देखा जाए विक्रम 2 प्रक्षेपण यान के उच्च चरण का प्रदर्शन करते हुए धवन 1 के नाम से भारत के पहले निजी तौर पर निर्मित क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन का परीक्षण किया। सबसे पहले आपके लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है ये जानना कि क्रायोजेनिक इंजन क्या होता है। ठीक है, बाकी सब फैक्ट्स हैं लेकिन हमारे लिए क्रायोजेनिक जानना जरूरी है। क्रायोजेनिक की फ्रेंड बात करें तो क्रायो वर्ड होता है। ठीक है, आपने क्रायो वर्ड सुना होगा। क्रायो वर्ड जो होता है एक यूनानी वर्ड क्रायोस से बना है। ठीक है, क्रायोस, क्रायोस का अर्थ, ये चूंकि एक यूनानी वर्ड है और क्रायोस का अर्थ क्या हो जाता है? बर्फ जैसा ठंडा। ठीक है, बिल्कुल ठंडा, क्रायो। ठीक है, क्रायो आपने लेयर भी सुनी होगी, बर्फ जैसा ठंडा। ठीक है, तो इसी का मतलब है क्रायो। और फ्रेंड देखिए, ये हम बात करते हैं इंजन की, तो बर्फ जैसा ठंडा। देखिए जब हम नॉर्मली जब हम किसी भी, देखिए क्रायो का मतलब क्या हो गया, और क्रायो मतलब लो, बिल्कुल लो टेम्परेचर। तो जब आप किसी भी गाड़ी को चला रहे होते, जो कि जब हम रॉकेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, रॉकेट का इस्तेमाल करोगे आप, तो रॉकेट को लॉन्च करने के लिए उसको एक एनर्जी की आवश्यकता होगी। ध्यान देना, एक एनर्जी की आवश्यकता होगी, यानी कि एक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। जैसे कि, और ये एनर्जी ऊर्जा क्या होता है? जैसे कि आपका ईंधन हो गया, फ्यूल हो गया। जैसे जब आप गाड़ी चलाते हो तो गाड़ी को चलाने के लिए जो ऊर्जा होती है वो हमें किससे मिलती है? ईंधन से मिलती है, यानी कि जो आप पेट्रोल यूज़ करते हो, जो आप
जो आप डीजल इस्तेमाल करते हो, जो ईंधन, जो फ्यूल इस्तेमाल करते हो, उसी से गाड़ी को एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है और गाड़ी जो है वो चलती है। उसी तरह जब हम रॉकेट को चलाते हैं, रॉकेट को लॉन्च करते हैं, तो रॉकेट को चलाने के लिए एक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, एक ईंधन की आवश्यकता होती है, और ये ईंधन क्या होता है फ्रेंड? लिक्विड हाइड्रोजन होता है और लिक्विड ऑक्सीजन होता है, ठीक है। एक तरीके से जब क्रायोजेनिक इंजन की हम बात करते हैं तो वो जैसे आम गाड़ियों का इंजन, जैसे नॉर्मल जो इंजन होता है, सामान्य इंजन होता है, उसी की तरह होता है। लेकिन इस इंजन में बस समानता ये होती है, अंतर केवल ये होता है कि इसमें जिस ईंधन का हम इस्तेमाल करते हैं वो लिक्विड हाइड्रोजन होती है और वो लिक्विड ऑक्सीजन होती है, ठीक है। लिक्विड हाइड्रोजन होती है और लिक्विड ऑक्सीजन होती है क्रायोजेनिक इंजन को चलाने के लिए। अब आप लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन कैसे बनाओगे? ठीक है, इसके लिए हमें बिल्कुल लो टेम्परेचर पे जाना पड़ता है, ठीक है। लो टेम्परेचर कितना? हाइड्रोजन को जब हम -183 डिग्री सेंटीग्रेड पे ले जाते हैं तो वो हाइड्रोजन जो होती है वो लिक्विड फॉर्म में जाती है, और उसी तरह जब हम -256 डिग्री पे ऑक्सीजन को ले जाते हैं सेंटीग्रेड पे तो वो लिक्विड फॉर्म में जाती है। और यही क्रायोजेनिक जो प्रणाली है, जो तकनीकी है, वो क्या करती है? वो इतने लो पर लेके जाती है किसको? इस हाइड्रोजन को और इस ऑक्सीजन को, ताकि वो लिक्विड फॉर्म में बदल जाए, और इसी लिक्विड हाइड्रोजन को, इसी लिक्विड ऑक्सीजन को हम जाकर के अपने रॉकेट में इस्तेमाल करेंगे, और फिर रॉकेट को एनर्जी मिलेगी और वो लॉन्च हो सकेगा, उसका संचालन हो सकेगा, ठीक है। चूंकि इस प्रणाली का इस्तेमाल हम इस क्रायोजेनिक रॉकेट में करते हैं, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? क्रायोजेनिक इंजन कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया मेरी बात को? आप समझ रहे हो जो मैंने समझाया? तो एक तरीके से ओवरऑल देखा जाए तो बेहद कम तापमान उत्पन्न करने के विज्ञान को ही क्या कहा जाता है? क्रायोजेनिक कहा जाता है। और ये जनरली जो है आप समझ रहे होंगे, जो इसका सेंटीग्रेड होता है -0 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 200, जैसा कि हमने बताया 56, 57, यही इसका क्रायोजेनिक कहा जाता है। क्योंकि इसमें इस तकनीकी का इस्तेमाल हो रहा है, क्रायोजेनिक तकनीकी का, इसीलिए इस इंजन को फ्रेंड हम क्रायोजेनिक इंजन कहते हैं, ठीक है। समझ गए? तो इसी का बनाया गया है, जिसको स्वदेशी तौर पे बनाया गया है, जिसका नाम धवन 1 है, और ये किसके द्वारा बनाया गया? हैदराबाद के स्टार्टअप स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा, ठीक है। इसके जो है आगामी जो है विक्रम 2 देखा जाए, यहाँ पे आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, तो यहाँ पे देखा जाए तो इसके आगामी विक्रम 2 कक्षीय प्रक्षेपण यान के ऊपरी चरण को शक्ति प्रदान करेगा। ये जो है आगामी विक्रम 2 जो है कक्षीय प्रक्षेपण यान है, उसी को ये एनर्जी प्रदान करेगा। ये जो इंजन बनाया गया है स्वदेशी रूप से निर्मित इंजन धवन 1, ठीक है, समझ गए। और इसमें देखा जाए धवन 1 जो है वो पूरी तरीके से मेक इन इंडिया क्रायोजेनिक इंजन है, और इसे क्या किया जाए? जिसे कि सुपर अलाय के साथ 3D प्रिंटिंग का उपयोग करके विकसित किया गया है, जिसमें देखा जाए तरलीकृत प्राकृतिक गैस और तरल ऑक्सीजन द्वारा संचालित है ये इंजन, और यह एक उच्च प्रदर्शन, कम लागत वाला और स्वच्छ रॉकेट ईंधन है, ठीक है। ये चीज़ समझ गए होंगे। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि हाल ही में किस राज्य में प्रसिद्ध चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल का आयोजन किया गया? ठीक है, चेरी ब्लॉसम आप फ्लावर्स देखे होंगे, बेहद खूबसूरत होते हैं, ठीक है। तो इस फेस्टिवल का आयोजन किस राज्य में किया गया है वो भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए आंसर क्या होगा फ्रेंड? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड बी, मेघालय में किया गया है चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल का आयोजन। तो यहाँ पे देखा जाए मेघालय की जो राजधानी शिलोंग में किया गया है। ये एक 3 दिवसीय जो है फेस्टिवल था, जिसका जो कि कब से कब तक किया गया है? 25 नवंबर से लेकर के 27 नवंबर के बीच में किया गया। और फेस्टिवल का जो उद्घाटन किया गया है मेघालय के जो मुख्यमंत्री हैं, जिनका नाम क्या है फ्रेंड? जिनका नाम है कॉनराड संगमा। और यहाँ पे भारत के जो जापान के राजदूत हैं, जिनका नाम है सतोशी सुजुकी ने, जो कि इस फेस्टिवल का क्या किया है? उद्घाटन किया है। इस चेरी ब्लॉसम फूल की बात करें फ्रेंड, तो ये जो देखा जाए तो इस चेरी ब्लॉसम जीनस का जो है किस वृक्ष का है? तो ये प्रूनस वृक्ष का है, और जिसे जापानी चेरी ब्लॉसम के भी नाम से जाना जाता है। और इसकी बात करें, देख लीजिए आप इसकी पिक देख लीजिए, कितना खूबसूरत लग रहा है, यही है चेरी ब्लॉसम। और उत्तरी पूर्वी जो है, मुख्यतः जो उत्तरी पूर्वी भारत है, जिसमें देखा जाए शिलोंग जो कि मेघालय की राजधानी है, वहाँ पे जो चेरी ब्लॉसम का जो वैज्ञानिक नाम है उसका नाम है प्रूनस सेरोसाइडस, ठीक है। और इसे जंगली हिमालयन चेरी ब्लॉसम इन ऑटम के भी नाम से जाना जाता है, ठीक है। हम मेघालय की बात कर रहे हैं फ्रेंड, मेघालय जिसकी राजधानी फ्रेंड क्या है? शिलोंग है, ठीक है। यहाँ के सीएम हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया, कॉनराड संगमा जो है वो यहाँ के सीएम हैं। और यहाँ के गवर्नर देखा जाए तो सत्यपाल
मलिक, ठीक है। सत्यपाल मलिक जो है यहाँ के गवर्नर हैं, राज्यपाल। अगले प्रश्नों पे पढ़ते हैं। अगला है हमारा, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चरण 1 और चरण 2 को किस वर्ष तक जारी रखने की मंजूरी दी है? 2024, 2023, 2022, 2025। तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 2022 तक जो है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चरण 1 और चरण 2 को जारी रखने की मंजूरी दी गई है। किसके द्वारा? आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति के द्वारा। तो यहाँ पे देखा जाए कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर ने जो कि सड़क और पुलों के निर्माण के जो शेष कार्य बचे हैं उन सभी कार्यों को पूरा करने के लिए जो है ये योजना जो चलाई गई थी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 1 और जो 2 उसको वर्ष 2022 तक जो है वो जारी रखने का मंजूरी दे दिया गया। फ्रेंड इस योजना के बारे में अगर बात करें, जो चरण 1 जो चलाया गया था ये दिसंबर 2000 में चलाया गया था, ठीक है। चरण 1 ध्यान रखिएगा, दिसंबर 2001 में प्रारंभ किया गया और इस समय देखा जाए ये पूरी तरीके से 100% जो थी ये केंद्र प्रायोजित योजना थी। बात करते हैं चरण 2 की योजना की, इसको चलाया गया था वर्ष 2013 में, इसको प्रारंभ किया गया था। तो जो भी मौजूदा जो ग्रामीण सड़क नेटवर्क है उनमें 50,000 किलोमीटर के जो उनके उन्नयन के लिए इसको वर्ष 2013 में चरण 2 का प्रारंभ किया गया था और इसकी जो लागत थी वो केंद्र और जो राज्य या फिर जो केंद्र शासित प्रदेश है उनके बीच जो है साझा किया जाता था, ठीक है। इन्हीं दोनों को देखा जाए आगे इसको फिर से 1 वर्ष के लिए जारी रखा गया है। जो बाकी के जो पुल और सड़क है उनके निर्माण का जो शेष कार्य बचा है उसको पूरा करने के लिए वर्ष 2022 तक जो है आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने इसको जारी रखने की मंजूरी दी है। और देखा जाए वहीं पे ये जो समिति है जो वामपंथी उग्रवाद जो प्रभावित क्षेत्र है उसमें जो है उसके लिए सड़क संपर्क योजना को 2023 तक जारी रखने की मंजूरी दिया। ध्यान रखिएगा वामपंथी राज्यों के बारे में बात करें, इसमें देखा जाए लगभग 9 राज्य जो हैं इसमें शामिल हैं। ये 9 राज्य कौन से हो सकते हैं फ्रेंड? जैसे कि आंध्र प्रदेश है, बिहार है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश के जो है 44 जिले जो हैं वो इन वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्र और इस क्षेत्रों के लिए वर्ष 2023 तक जो है इस योजना को जारी रखने की मंजूरी दी गई है आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडल समिति द्वारा, ठीक है। इसकी बात करते हैं ग्राम जो है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जिसकी शुरुआत देखा जाए चरण 1 की 25 दिसंबर 2000 को लॉन्च किया गया था। उद्देश्य क्या था? सड़कों जहां सड़क मार्गों से बिना जुड़े हुए आवासीय क्षेत्रों को सभी मौसम के अनुकूल जो है वो सड़क कनेक्टिविटी प्रदान करना, ठीक है। और जो वामपंथी उग्रवाद क्षेत्र में जो योजना की शुरुआत 2016 में किया गया था, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, किस राज्य की आदिवासी महिला और आशा वर्कर मतिल्दा कुल्लू को फोर्ब्स ने विश्व की सबसे ताकतवर महिलाओं की सूची में शामिल किया है? असम, केरल, गोवा, उड़ीसा। तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। उड़ीसा की है ये मतिल्दा कुल्लू जो कि एक आदिवासी महिला है और इसी के साथ साथ आशा वर्कर है और इनके कार्यों की वजह से इन्होंने कोविड-19 के दौरान लोगों को वैक्सीनेशन के प्रति इतना जागरूक किया और भी अन्य कार्यों के कारण इनको जो है फोर्ब्स मैगजीन के द्वारा फोर्ब्स ने विश्व की सबसे ताकतवर महिला की सूची में शामिल किया है। तो ये देखा जाए 45 वर्षीय हैं ये आदिवासी महिला और साथ ही साथ ये आशा वर्कर हैं। इन्होंने मतिल्दा कुल्लू को जो इनको जो है जिनका नाम है मतिल्दा कुल्लू को फोर्ब्स ने सबसे ताकतवर महिलाओं की सूची में शामिल किया है। ये वहाँ पे देखा जाए तो आशा दीदी के नाम से काफ़ी मशहूर हैं और उड़ीसा के जो सुंदरगढ़ जिले की बड़गावा तहसील में बारगढ़ बहल गांव के काला जादू जैसे सामाजिक अभिशाप से जुड़े जड़ से इन्होंने खत्म कर दिया था। जैसे लोग होता है क्या, कोई बीमार होते हैं तो लोग अक्सर जाते हैं ना ऐसे तांत्रिकों के पास में जाते हैं, डॉक्टर के पास जाने की बजाय वो तांत्रिकों के पास जादू टोने के में ज़्यादा बिलीव करते हैं। तो लोगों को इन्होंने, चूँकि एक आशा वर्कर थी तो इन्होंने लोगों को जागरूक किया कि आप डॉक्टर के पास जाइए, आप ऐसे मतलब ऐसी चीज़ों में जो ये अभी जो इस तरीके के जादू टोना जैसे तांत्रिकों के पास जाने जैसी चीज़ों पे मत विश्वास करिए। इस तरीके के तो इन्होंने जो कार्य के लोगों को अवेयर किया स्वास्थ्य के प्रति, चीज़ों के प्रति, समाज में जो कुरीतियाँ उनके प्रति, जिस कारण से इनको ये जो है ये इस सूची में शामिल किया गया है। अन्य महिलाओं को भी शामिल किया गया। वर्ष 2021 के 21 महिलाओं में देखा जाए तो भारतीय स्टेट बैंक की जो पूर्व चेयरमैन थी अरुंधति भट्टाचार्य और इसी के साथ साथ अभिनेत्री रसिका दुग्गल को भी, जो कि मिर्ज़ापुर में आपने इनकी एक्टिंग भी देखा होगा, जिन लोगों ने मिर्ज़ापुर देखा होगा, तो रसिका दुग्गल जैसी हस्तियों को भी इस सूची में शामिल किया गया। और आप ये देखते हैं मतिल्दा कुल्लू जो कि आशा वर्कर है, आप इनकी भी पिक देख सकते हैं, ठीक है। जब बात कर रहे हैं फ्रेंड उड़ीसा की, उड़ीसा जिसकी राजधानी फ्रेंड क्या है? भुवनेश्वर है, ठीक है। भुवनेश्वर इसकी राजधानी है और यहाँ के जो सीएम है वो है नवीन पटनायक,
ठीक है। नवीन पटनायक यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो गणेशी लाला हैं, ठीक है। गणेशी लाल जो है वो यहाँ के गवर्नर हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा, दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना में पाकिस्तान में करतारपुर साहिब और किस राज्य में स्थित वेलिंगकन्नी चर्च को जोड़ने की घोषणा की है। तो करतारपुर साहिब से जो वेलिंगकन्नी चर्च को जोड़ने की घोषणा किया गया है दिल्ली सरकार के द्वारा, किस योजना में, मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना में। तो ये पूछ रहा है कि वेलिंगकन्नी चर्च जो है वो किस राज्य में स्थित है, भारत के तमिलनाडु में है, दिल्ली में है, केरल में है या फिर देखा जाए महाराष्ट्र में है। तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, तमिलनाडु में स्थित है आपका वेलंकल्ली चर्च, जो कि मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत इसको जोड़ा जाएगा। और यहाँ पे बात कर लेते हैं दिल्ली सरकार की जो मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत पाकिस्तान के करतारपुर साहिब और तमिलनाडु में स्थित वेलंकल्ली चर्च को जोड़ने की घोषणा की गई है फ्रेंड। और ये बात करते हैं मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना, जिसकी शुरुआत मुख्यमंत्री के द्वारा यानी कि दिल्ली सरकार के द्वारा जुलाई 2019 में शुरू किया गया था। और इस योजना के तहत जो है दिल्ली सरकार जो है राष्ट्रीय राजधानी में जितने भी जो वरिष्ठ नागरिक हैं उन वरिष्ठ नागरिकों को तीर्थ यात्रा के लिए मुफ्त यात्रा पैकेज जो है वो प्रदान करती है। इस योजना के तहत देखा जाए तो दिल्ली सरकार पुरी, रामेश्वरम, शिरडी, मथुरा, हरिद्वार, तिरुपति, करतारपुर, जिसको अभी हाल ही में शामिल किया गया जो कि पाकिस्तान में, जैसे स्थानों सहित 14 तीर्थ स्थानों पर जाने वाले वरिष्ठ नागरिकों की तीर्थ यात्रा का पूरा खर्चा वो उठाती है, ठीक है। यही चीज था इसका। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस स्थान पर रानी गाइडिनल्यू संग्रहालय की आधारशिला रखी गई है? असम, नागालैंड, मणिपुर या फिर त्रिपुरा। तो करेक्ट आंसर है सी, मणिपुर में जो है रानी गाइडिनल्यू संग्रहालय की आधारशिला रखी गई है। आइए इसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा, अमित शाह जी के द्वारा जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस संग्रहालय की जो है वो नींव रखी गई। किस संग्रहालय की? रानी गाइडिनल्यू ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम, ठीक है। एक फ्रीडम फाइटर थी, इन्हीं की याद में, इन्हीं के स्मृति में देखा जाए इनको सम्मानित करने के लिए इस म्यूजियम का जो है नींव रखी गई केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा, ठीक है। और ये संग्रहालय देखा जाए मणिपुर के तोमेंगलोंग जिले के लुआंगकाउ गांव में स्थापित किया जाएगा, जो कि स्वतंत्रता सेनानी गाइडिनल्यू का जन्म स्थान है, ठीक है। इनकी बात अगर करते हैं रानी गाइडिनल्यू की, तो इनका जन्म 26 जनवरी 1915 में हुआ था, जिनकी आप पिक देख रहे हैं। और एक तरीके से इनका जो है ये वो एक आध्यात्मिक और राजनीतिक नेता थी और इन्होंने मणिपुर की रोंगमई जनजाति से ये ताल्लुक रखती हैं। इनके अगर बारे में अन्य बात किया जाए फ्रेंड, तो इनका जो जन्म ये जब 13 वर्ष की थी, 13 वर्ष की उम्र में ये स्वतंत्रता आंदोलन में ये शामिल हो गई। उसके बाद देखा जाए तो जो स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होंगे मात्र 13 वर्ष की अवस्था में, और इन्होंने अंग्रेजों को बाहर निकालने के लिए जितने उस समय के जो तत्कालीन समय में जो सामाजिक और जितनी राजनीतिक आंदोलन हो रहा था उसका इन्होंने नेतृत्व किया। इसी दौरान देखते हैं 1932 में अंग्रेजों के द्वारा इनको गिरफ्तार कर लिया गया और आजीवन जो है वो कारावास की सजा सुनाई गई। चूंकि एक स्वतंत्रता सेनानी थे, इनके जो इन्होंने इतना त्याग, इतना बलिदान दिया, काफ़ी संघर्ष किया इन्होंने उस समय। और इस समय चूँकि जब 14 वर्ष तक ये थी जेल में, और उसी दौरान देखा जाए 14 वर्ष के बाद 1947 में भारत जो है वो आज़ाद हो गया और आज़ादी के बाद जो है इनको रिहा कर दिया गया, ठीक है। जब हम मणिपुर की बात करते हैं फ्रेंड, मणिपुर जिसकी राजधानी फ्रेंड इम्फाल है, ठीक है। और यहाँ के सीएम देख लीजिए कौन है? एन बीरेन सिंह। एन बीरेन सिंह जो है वो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं ला गणेश, ठीक है। ला गणेश जो है वो यहाँ के गवर्नर हैं, ला गणेशन, ठीक है। चलिए अगला और आखिरी प्रश्न है हमारा, किस बैंक के द्वारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ट्रेड इमर्ज लॉन्च किया गया है? एसबीआई के द्वारा, एचडीएफसी के द्वारा, एक्सिस बैंक के द्वारा या फिर आईसीआईसीआई के बैंक के द्वारा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज डी, आईसीआईसी बैंक के द्वारा जो है वो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ट्रेड इमर्ज जो है वो लॉन्च किया गया है। इसके बारे में अगर देखें तो ये देखा जाए फ्रेंड तो माफ़ करिएगा, निजी क्षेत्र के बैंक आईसीआईसी ने भारतीय निर्यातकों और आयातकों को डिजिटल बैंकिंग और मूल्यवर्धित सेवाएं प्रदान करने के लिए ट्रेड इमर्ज नाम का एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है वो लॉन्च किया है। ध्यान रखिएगा किस चीज़ के लिए जो है, निर्यात आयात। और इसमें एक प्लेटफॉर्म पर देखा जाए तो डिजिटल बैंकिंग और वैल्यू एडेड सर्विस है ये एक तरीके का, और ये ऐसा करने वाला देश का पहला बैंक है इस तरह की सर्विसेज देने वाला, ठीक है।
तो फ्रेंड इस तरीके से थे हमारे 10 MCQ। हमने आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा है, कारण यही है कि अभी आपके पास टाइम कम है। आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टैटिक्स पोर्शन को रिवीजन करो। एग्जामिनेशन के बाद फिर मैं अपने प्रश्नों के साथ आऊँगी, ठीक है, जो मैं आपसे क्रॉस क्वेश्चन जो करती हूँ और उसका बहुत अच्छा आंसर करते हो। बाकी आते हैं फैक्ट्स ऑफ द डे पे आते हैं। फैक्ट्स ऑफ द डे में हमारा सबसे पहला फैक्ट्स है कि यूनेस्को का गुडविल एम्बेसडर बनाया गया। किसको बनाया गया? नाओमी कावेसे को जो है वो यूनेस्को का गुडविल एम्बेसडर बनाया गया है। पुस्तक है जिसका नाम है बांग्लादेश सेलिब्रेशन @ 50 ईयर्स बिजॉय एंड विथ सैनर्जी इंडो पाकिस्तान वार 1971। इसके लेखक कौन है फ्रेंड? M नरवड़े, ठीक है। इटली में नाइट ऑफ पार्ट गोल्फा की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। किसका? सोहन राय को किया गया, ठीक है, सोहन राय को। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में साइन किया। किसको किया? सोमबी संजय दत्त को, जो है, जो कि आपके ये जो संजय दत्त हैं जो एक्टर हैं, उनको जो है अरुणाचल प्रदेश की सरकार ने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में वो साइन किया है। रिकॉर्ड 7वीं बार पुरुषों का बैलन d'Or पुरस्कार जीता। किसने जीता? अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनेल मेसी ने जीता है, ठीक है। रासायनिक युद्ध से सभी पीड़ितों के लिए स्मरण दिवस मनाया जाता है। कब मनाया गया? जो है आपका 30 दिसंबर को मनाया गया, ठीक है। अगला है हमारा पत्रकारिता के उत्कृष्टता के लिए इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट इंडिया अवार्ड 2021 प्रदान किया गया। किसे प्रदान किया? संयुक्त रूप से NDTV के श्रीनिवास जैन और मरियम अलावी और द वीक के लक्ष्मी सुब्रमण्यम और भानु प्रकाश चंद्रा को। राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज नई दिल्ली के 34वें कमांडेंट के रूप में पदभार ग्रहण किया। किसने किया? लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार माघे ने। राज्य के थुमला कंबल को GI टैग दिया गया। तो ये जो थुमला कंबल है वो किस राज्य से संबंधित है जिसको GI टैग दिया गया? ये उत्तराखंड राज्य का है, ठीक है। फिर भारत को यूनेस्को विश्व विरासत समिति के सदस्य के रूप में चुना गया, जिसके बारे में अभी हम लोगों ने बात किया है। यही है आपका जो 4 वर्षों के लिए। नीति आयोग ने हाल ही में सस्टेनेबल डेवलपमेंट शहरी सूचकांक और डैशबोर्ड 2021-22 जारी किया है। किस देश के सहयोग से? जर्मनी के सहयोग से। इसके बारे में हम लोगों ने कल चर्चा किया था फ्रेंड। तो आप यहाँ पे उस मतलब अगर आप लोगों ने PDF डाउनलोड किया है तो वहाँ पे इसको भी ऐड कर लीजिएगा। ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट शहरी सूचकांक और डैशबोर्ड 2021-22 जो नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया वो जर्मनी के सहयोग से जारी किया गया है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। इसको आप नोट कर लेना, ठीक है। तो ये था हमारे 10 MCQs। उत्तर प्रदेश स्पेशल पे आ जाता है। उत्तर प्रदेश स्पेशल में सबसे पहला स्पेशल है कि प्रदूषण के पहले वायु प्रदूषण, ठीक है, प्रदेश के, माफ करिएगा, प्रदेश के पहले वायु प्रदूषण रोधी टावर का उद्घाटन किया गया नोएडा में, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश का जो पहला वायु प्रदूषण रोधी टावर का उद्घाटन नोएडा में किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अटल एकता पार्क का लोकार्पण कहाँ किया गया? झांसी में किया गया है, ठीक है। अटल एकता पार्क का लोकार्पण जो कि प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया इसलिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा यूपी उत्तराखंड परिसंपत्ति विवाद समाप्त हो गया। कितने सालों के बाद फ्रेंड? 21 सालों के बाद। ये काफी लंबा विवाद था, ठीक है। IIT कानपुर के द्वारा NSVS नामक जलीय स्वायत्त वेधशाला विकसित की गई है। और ये जो NSVS जो है जलीय स्वायत्त वेधशाला वो कार्य क्या करेगी? गंगा नदी की मॉनिटरिंग करेगी, रियल टाइम डेटा ट्रांसमिशन करेगी और वायु की गुणवत्ता की जांच करेगी, ठीक है, सॉरी, पानी की गुणवत्ता की जांच करेगी। नींद आने पर अलर्ट करने वाली डिवाइस जिसका नाम है क्रैश अलर्ट, ठीक है, ये किसके द्वारा विकसित किया गया है? एक कानपुर के कक्षा 10 के छात्र हैं जिनका नाम है अमन सिंह, ठीक है। तो इनके द्वारा जो है एक डिवाइस है जो कि अगर ड्राइवर है उसको नींद आ रही है तो उसको अलर्ट जो है वो कर देगा ये डिवाइस। और ये कानपुर के अमन सिंह के द्वारा जो है ये विकसित किया गया जो मात्र कक्षा 10 के छात्र हैं, ठीक है। इस तरीके से था फ्रेंड आज का हमारा करंट अफेयर्स, जिसमें हम लोगों ने देखा जाए 10 MCQs, 10 आपका देखा जाए फैक्ट्स ऑफ द डे और इसी के साथ साथ 5 हम लोगों ने उत्तर प्रदेश स्पेशल जो है वो डिस्कस किया, ठीक है। बाकी फ्रेंड इसी तरह मैंने आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा है, ठीक है। सौरभ जी इसके लिए मुझे माफ़ करिएगा क्योंकि आप हमेशा बहुत अच्छा आंसर करते हैं, शमशेर जी बहुत अच्छा आंसर करते हैं, ज्योति जी भी रेगुलर आंसर करती हैं, लेकिन मैंने सोचा हो सकता है आप लोग को एग्ज़ाम देना हो तो आप लोगों ने आप अपना समय को बचाइए ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे। बाकी एग्जाम के बाद मैं आपके सामने फिर क्वेश्चंस को लेके आऊँगी, ठीक है। बाकी सेशन फ्रेंड अच्छा लगा हो तो लाइक करना नहीं भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, ठीक है। तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।